भारतीय जनता पार्टी, इसका एक शब्द नहीं सुनाई देता है। चाणक्य चाणक्य कहते हैं, किस चीज का चाणक्य? सारी चाणक्यगिरी कल धरी की धरी रह गई। अगर ये इतना बड़ा चाणक्य है तो आज तक कभी भी महाराष्ट्र में अपनी दम पे सरकार क्यों नहीं बना पाया अकेले, और पूरे देश की सत्ता बदलने चला है। ये इनकी सत्ता लोलुपता है, जहां जैसे सत्ता मिले कौवे की तरह झपटना है। ये वो शारीरिक फिटनेस उसकी ऐसी है, मुंह से बोल नहीं पाता। अगर आप सामने खड़े हो, मैं तो खड़ा हुआ हूँ सामने, बोलता है तो मुंह पे थूक आता है। लेकिन सत्ता और कुर्सी के लालच ने ऐसा बना रखा है कि उससे अलग नहीं हो सकता। ये जो पटना की मीटिंग का मुख्य एजेंडा था वो यही था, ऐसे हाथ बांध के बस यही कह रहे थे, सिर्फ इसी चीज में बैठे थे, इस तरह से हाथ करके कि देखो मुकदमे सबके ऊपर हो गए हैं, सबूत सबके इकट्ठे हो गए हैं, गलत सबने किया ही है। और बोले अगर इस बार मोदी आ गया ना तो पहले 3 महीने में केवल जेल के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। बस अब इनकी हर जगह जो मीटिंग होती है वो यही मीटिंग होती है। नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के, जिस तरह से जो परिवारवाद हावी हो जाता है और अजित पवार जिस तरह से जो है एनसीपी से अलग हुए और शरद पवार देखते रह गए। सबसे बड़ी बात है कि वे अपने बेटी को सुप्रिया सुले को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते थे और भतीजा को सबसे ज़्यादा अनुभव होने के बावजूद भी जो है उनको दरकिनार किया जा रहा था। और यही आशंका जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है पिछले भोपाल में जब ये मेरा बूथ था सबसे मजबूत वाले कार्यक्रम में वो बोले थे कि अगर आपको देशवासियों को संबोधित किया जाए, उन्होंने कहा था कि अगर आपने जो है शरद पवार के बेटी और भतीजे का भला करना है तो एनसीपी को वोट दे दीजिए। इस तरह से पूरे जो है देश की जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको जो है उन्होंने तंज दिया था और सारे देश में अब खलबली मची। जहां ये एक गठबंधन बन रहा था मोदी जी को मात देने की 2024 में, वो एक एक करके बिखर रहा है। सबसे बड़ी राजनीति हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है अस्थिरता जो है ये महाराष्ट्र में आई हुई है, उसको देखते हुए हम इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र जी से बात करने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति। सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरह से देखते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति को? देखो, महाराष्ट्र हमारे देश में सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में 82 सीट हैं, उसके बाद 48 सीट जो है महाराष्ट्र में, जो सबसे बड़ा राज्य है। तो उस लिहाज से हम महाराष्ट्र की राजनीति में भी हम खासा इंटरेस्ट रखते हैं। रही बात शरद पवार की जो आपने कही है, तो आप ये देखिए शरद पवार कांग्रेस के कितने खिलाफ थे। एक तो कांग्रेस को छोड़ा था उसने अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते हुए। उसके बाद जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया था तो आपको याद होगा कि इसने सिर्फ इस मुद्दे पे समर्थन नहीं दिया था कि ये विदेशी मूल की महिला है। अब उसी विदेशी मूल की महिला के लड़के को अगुआ बना रहा है बिहार में जाके। और ये जो आप कल का रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये रिएक्शन पटना की राजनीति से ही, पटना में जो मीटिंग हुई थी ना उसी का रिएक्शन है। क्योंकि एनसीपी के जो बड़े कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल वो उस मीटिंग में शामिल थे अंदर। तो वो जब अंदर था तो उसने अंदर की मीटिंग का सारा तमाशा देखा और तमाशा देखने के बाद जब वापस आया तो उसी रात इनकी बातचीत हुई अजीत पवार से। और प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि यार वहाँ तो माँ बहन चल रही है आपस में, कोई भविष्य नहीं है महागठबंधन का। और अगले दिन सवेरे आप देख लिए कि अमित शाह से मीटिंग हो गई। उन्होंने कहा भविष्य देखो अपना, इनके चक्कर में मत पड़ो। और दूसरा सबसे बड़ा जो पुत्री मोह उन्होंने, आपने देखा होगा तभी से हड़कंप मचा हुआ था एनसीपी के अंदर जब से सुप्रिया सुले अपनी पुत्री को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इतने पुराने नेता, कद्दावर नेता जो इतने टाइम से एनसीपी में जुड़े हुए थे, उनके जुड़ने के बावजूद अपनी पुत्री को आगे बढ़ा रहा था, उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो सब में एकदम सनाका हो गया एनसीपी के सारे वरिष्ठ नेताओं में। तो तभी से इनके अंदर ये चल रहा था और मुझे पूरा अंदेशा था कि यही होगा। रही शरद पवार की बात, आप मुझे बताएं इसके बारे में। हमेशा कहा जाता चाणक्य है देश की राजनीति का, ये है फलाना है, ये है वो है। मुझे आप बताइए अगर ये इतना बड़ा चाणक्य है तो आज तक कभी भी महाराष्ट्र में अपनी दम पे सरकार क्यों नहीं बना पाया अकेले? आज तक कभी सरकार नहीं बना पाया अकेले और पूरे देश की सत्ता बदलने चला है ये। दूसरे आप ये समझिए कि अभी जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी पटना में, आपको ये जानकारी है कि नहीं है, मैं देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि नागालैंड में जो भाजपा सरकार चल रही है वहां पर एनसीपी का समर्थन है।
यानी शरद पवार वहाँ पे समर्थन दिए हुए हैं और यहाँ पे भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बना रहा है। क्यों नहीं पटना में इसने कहा कि हम नागालैंड से अपना समर्थन खींचते हैं सरकार से? या विपक्ष के जो बैठे लकड़बग्गे 16-17 जो भी बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? उन्होंने किसी ने ऑब्जेक्शन ये क्यों नहीं उठाया कि आप नागालैंड की सरकार से समर्थन वापस कीजिए, वहाँ भाजपा सत्ता चला रही है, क्योंकि यहाँ गठबंधन की बात चल रही है, विपक्षी गठबंधन की। तो ये इनकी सत्ता लोलुपता है, जहाँ जैसे सत्ता मिले कौवे की तरह झपटना है, ये वो। शरद पवार से मैं खुद मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, एक आध बार नहीं। इतना राजनीति का आप समझ लीजिए, इतना लालची है। आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ये अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बोलता हूँ। गुस्सा आता है इस पे कि भारतीय जनता पार्टी, इसका एक शब्द नहीं सुनाई देता है मुंह में। आप लोगों को सबको पता होगा, बीमारी ईश्वर ना करे किसी को भी हो सकती है, लेकिन सत्ता लोलुपता में आप देख लीजिए, शारीरिक फिटनेस उसकी ऐसी है, मुंह से बोल नहीं पाता। अगर आप सामने खड़े हो, मैं तो खड़ा हुआ हूँ सामने, बोलता है तो मुंह पे थूक आता है। अगर आप खा रहे होंगे तो आपके खाने में थूक गिरेगा जाके। लेकिन सत्ता और कुर्सी के लालच ने ऐसा बना रखा है कि उससे अलग नहीं हो सकता। ये चाणक्य कहते हैं। किस चीज़ का चाणक्य? सारी चाणक्यगिरी कल धरी की धरी रह गई। तो मेरे कहने का मतलब है परिवारवाद। और जब से ये परिवारवाद, मोदी जी आए थे, आपको पता ही होगा, अभी आए थे मोदी जी पिछले हफ्ते भर पहले ही, उन्होंने बोला था कि अगर उनको वोट देना, वंशवादी पार्टियों को वोट देना है, एनसीपी को देना है तो आप दीजिए, परिवार को देना है, उनके परिवार के बच्चों का पालन पोषण करना है तो एनसीपी को दीजिए, तेज प्रताप यादव की दुकान चलानी है तो लालू जी को दीजिए, और अखिलेश की दुकान चलानी है तो अखिलेश को दीजिए। मुलायम सिंह के बाद वो आए थे, तो उन्होंने मतलब सबके लिए ये कह दिया था जो वंशवादी पार्टियां थीं। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है, अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाना है, सुरक्षा मुहैया करानी है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तो मोदी जी को वोट दीजिए, अदरवाइज हमें मत दीजिए। तो ये वंशवादी पार्टियां, इन्होंने देश को पूरे अंधेरे में रख रखा है पूरी तरह से। क्योंकि अपने परिवार के सुख आप देख लीजिए, यूपी में, यूपी का हाल देख, क्योंकि मैं यूपी से आता हूं तो यूपी को ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। यूपी में अब ये चर्चाएं होती हैं मुलायम सिंह खानदान में कि कौन सा कहाँ रेस्टोरेंट खोलें, कहाँ होटल खोलें, क्योंकि 6 साल से तो योगी जी ने पूरी तरह दुकान बंद कर रखी है। वैसे तो 9 साल से बंद है, 6 साल से पूरी तरह से बंद है, तो इन्हें कोई रोजगार नज़र नहीं आ रहा है। रही इनकी विपक्षी एकता की बात, आज ही आप देखिए, आज ही रात जो चंद्रशेखर से मिलने के लिए वो गया हुआ है ना, अखिलेश यादव। अब आप ये बताइए कि वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, उसे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, राव को, तेलंगाना वाले को। और ये वहाँ क्या करने गए? अभी हफ्ते भर पहले वहाँ मीटिंग में गए, ये वहाँ क्या करने गया है? तो इनकी चलनी ही नहीं आपस में। और यही चीज़ प्रफुल्ल पटेल ने वहाँ पे भांप ली उस मीटिंग में। वहाँ भांपने के बाद वो आया, रात में उसने बात की उससे, आपके एनसीपी का जो आए हैं शरद पवार के भतीजे से बात की कि यार वहाँ कोई भविष्य नहीं है, तुम बात करो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से और कहानी कुछ और देखो, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश बराबर आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल इतना काबिल और कद्दावर नेता है, आप ये समझ लीजिए कि नागरिक उड्डयन मंत्री था ये कांग्रेस सरकार में, 9 साल से खाली बैठा है। इतने प्रोडक्टिव लोग हैं ये लोग, उसके बावजूद खाली बैठे हुए केवल इन लोगों की परिवारवादी जिद की वजह से, आप ही समझ लीजिए। और इन्हें सत्ता के अलावा कुछ नहीं लगता है। आपको याद होगा अभी जब सत्ता भाजपा और नीतीश की थी वहाँ पे बिहार में, तब लालू प्रसाद के बारे में सबको पता था, उनकी किडनी सड़ गई थी, पैंक्रियाज फेल हो गया था, हार्ट काम नहीं कर रहा था, सब कुछ था। जैसे ही सत्ता मिली, तेजस्वी और वो मिलके जैसे ही सत्ता मिली, ऑक्सीजन मिल गई, खड़ा हो गया सिंगापुर के बीच के ऊपर। तो इनका जीवन, इनकी ऑक्सीजन सिर्फ सत्ता है, जनता का भला बिल्कुल नहीं है। अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवार को कैसे सेटल करें। जैसे हम और आप सोचते हैं अपने परिवार के बारे में, इतना बैंक बैलेंस कर दें, अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, एक छोटा सा घर ले दें, वो उस पैटर्न पे वो चलते हैं कहाँ कि हम कब कैसे 7 पीढ़ियों का और कैसे राजा बन जाएं। अब राजाओं का युग खत्म हो गया है देश में, अब राजाओं का युग नहीं चलेगा। और इनकी रही बची, आप देख लेना। अभी आप एक चीज़ और आप बताओ कि अब बिहार में सरगर्मियाँ चलने लगी, बिहार की जनता को कितना बड़ा धोखा दिया इसने।
नीतीश कुमार ने। इसे प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बताया जाता था ना, तो बिहार की जनता इसलिए इसके समर्थन में थी कि नीतीश जी बनेंगे आगे, और ये वहाँ राहुल जी को आगे कर रहा है। ये राहुल को आगे करने में लगा था, तो क्या बिहार की जनता इस चीज़ को पचा पाएगी? वो किस लिए राहुल ने क्या कर दिया ऐसा बिहार के लिए कि बिहार की जनता राहुल के लिए तैयार हो जाएगी, उसके नाम पे तैयार हो जाएगी? क्यों हो जाएगी तैयार? वो इस वजह से थी कि चलो नीतीश यहाँ का है, शायद इन्हें थोड़ा बहुत मिलता तब भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल जाता है कि चलो बिहार से कोई, हमारे यूपी से कोई प्रधानमंत्री के लिए जाता है तो हमें भी लगेगा कि अरे ये पहुँचेगा ऊपर, तो चलो इसको समर्थन करें। ये राहुल एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे ऐसे गए थे अगवानी करने के लिए जैसे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा हो, क्योंकि अब इसके हाथ में कुछ नहीं रहा। हमने आपको पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि इसके हाथ में कोई वोट, 4 वोट नहीं रह गए हैं, ना इसने अपनी ज़मीन तैयार कर पाई है, कुछ भी नहीं है। और इस भतीजे कांड से वो भी बौखला गई है, ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, वो भी बंगाल वाली, वो भी बौखला गई है कि हम भी अपने भतीजे अभिषेक के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा डब्बा गोल हो जाए। तो अभी आप आगे आगे देखिए इन लोगों के बारे में क्या क्या पता चलता है। बाकी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हमने पिछले इंटरव्यूज में भी आपको कहा था कि इनकी दुर्दशा आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि महाआघाड़ी सरकार इन्होंने चलाई है, तमाम जो है बम्बई जो है ये आर्थिक राजधानी है, और जिस तरह से जो है भ्रष्टाचार के कुछ कई मामले हैं और प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जांच एजेंसियां जो है काम करेंगी। और इसी का कारण कुछ लोग कह रहे हैं कि यही कारण तो नहीं है कि अफरा तफरी मच गई है। अगर ये कारण है तो बना रहे, अगर ये कारण है तो बना रहे, जांच तो होगी। जांच क्यों नहीं होगी? क्या अभी जांच बंद कर दी? मुझे ये बताइए कि कल वो इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो क्या फाइलें बंद कर दी गई? जांच बंद हो गई क्या? या नहीं हुई थी तो अभी तक क्या 7 साल में जेल के अंदर पहुंच गए क्या? ये जांच अपनी जगह है, जांच बराबर चलेगी, जिसकी भी चल रही। ये इनके गलत आरोप हैं, क्योंकि ये सब फंसे हुए हैं किसी न किसी जुर्म में, किसी न किसी चीज़ में, सारे फंसे हुए हैं। विपक्षी आप देख रहे हो। और वहाँ पे मीटिंग जो हुई, आपको मैं बता रहा हूँ, जो पटना की मीटिंग का मुख्य एजेंडा था वो यही था, ऐसे हाथ बांध के बस यही कह रहे थे, सिर्फ इसी चीज़ में बैठे थे, इस तरह से हाथ करके कि देखो मुकदमे सबके ऊपर हो गए हैं, सबूत सबके इकट्ठे हो गए हैं, गलत सबने किया ही है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं फंसा ही है कोई ना कोई। और बोले अगर इस बार मोदी आ गया ना तो पहले 3 महीने में केवल जेल के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। बस अब इनकी हर जगह जो मीटिंग होती है वो यही मीटिंग होती है, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं होती है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये दुनिया भर के गठबंधन बनाओ, फलाना बनाओ, ये करो वो करो। रही जो है महा विकास अघाड़ी की बात, अरे मैं तो देश की जनता को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पर बिहार की जनता को, 2 लोग थे, याद रखना मेरी बात, मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 लोग थे, एक दिल्ली वाला, एक महाराष्ट्र वाला, जिन्होंने बिहारियों की क्या दुर्दशा की थी, कैसे भगाया था अपने यहाँ से कोरोना काल के दौरान। मेरी इस बात को याद रखना बिहारियों, याद रखना कभी भी याद, इन लोगों ने क्या सलूक किया था। खाना नहीं देंगे इनको, बस नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। और प्लेटफॉर्म पे और बस अड्डे पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिहारी, कैसे पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कैसे तुम लोग बिहार पहुंचे थे। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना मैं अपील कर रहा हूं, स्पेशली बिहार की जनता से। तो इस तरह से जो इनका जो गठबंधन तैयार होता है, मुझे लग रहा है कि क्या लगता है आपको कि ये क्या सफल होगा या इस तरह से दरारें पड़ती जाएंगी? अभी जो आरजेडी और जेडीयू जो है उसमें भी क्या इस तरह से विलय हो जाएगा या यहाँ भी दरार पड़ेगी? अरे ये सब अपने अपने चक्कर में है, केवल तेजस्वी इस चक्कर में है कि पूरी पार्टी हमारे अंडर आ जाए, हमारी हाथ आ जाए, तो अपना इनसे मुकाबला बीजेपी से चलता रहेगा। नीतीश को ख़त्म करो। नीतीश इसी बात पे तो भाजपा से अलग हुए थे कि हमारी पार्टी को ख़त्म करे जा रहे। इन्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी पार्टी अब ख़त्म हो रही है। तुम्हें तो साला 30-40 सीटें लेके आए थे, तुम्हें तो मोदी जी ने बना दिया था मुख्यमंत्री। परिवारवाद का कारण बनेगा। हाँ बिल्कुल, परिवारवाद का 100% परिवारवाद का कारण बनेगा। और आप ये समझिए, जो नीतीश का वोट बैंक है, जो नीतीश के साथ वोट बैंक होगा, वो किस तरह से आप कह सकते हो कि जब लालू की पार्टी में विलय हो जाएगा तो इनका वोट बैंक इनके पास बना रहेगा क्या? कैसे बना रहेगा? लोगों को यही नीतीश
20 सालों से लालू का विरोध कर कर के सत्ता में बने रहे हैं। अब लालू की गोद में बैठेंगे तो जनता बेवकूफ समझ रहे हैं जनता को। क्या एक आदमी इनकी तरफ नहीं आएगा, वही गुंडा राज याद आने लगेगा लोगों को। इसलिए ये कभी संभव नहीं है। आप देख लेना, बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू।